हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा आपको विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियो सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज 10 जुलाई देखते हैं क्या क्या न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज ए UPSC, PCS, APFO, SSC, NDS, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ है, काफ़ी न्यूज़ में आई है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में क्या है ये देखते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर, जो इंडिया की कल्चरल मिनिस्ट्री है, इसने अभी प्रोजेक्ट उठाया है फॉर द रीप्रिंटिंग। ठीक है, दोबारा इसको प्रिंट करने के लिए 108 वॉल्यूम, ठीक है, 108 वॉल्यूम प्रिंट करने के लिए। किसके लिए? मंगोलियन कंजूर। क्लियर, ये मैन्युस्क्रिप्ट है। क्लियर, किस मिशन के अंडर? द मिशन नेशनल मिशन फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, ये इंडिया का मिशन है। तो इस मिशन के तहत इसको रिप्रिंट करने की बात की जा रही है। मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट, कितने वॉल्यूम? 108। क्लियर, अभी फिलहाल में पहले 5 वॉल्यूम दोस्तों प्रिंट हो गए हैं, पब्लिश्ड हो गए हैं। और जो प्रेसिडेंट साहब जो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, इनको प्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, कब किया था? ये 4 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी न्यूज़ में है डेट। 4 जुलाई क्यों? धर्म चक्र डे मनाया जाता है। क्लियर, 4 जुलाई को। तो उस दिन क्या है, ये प्रेसिडेंट जी को ये, ठीक है, प्रेजेंट कर दिया था। अब देखते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ये जो 108 वॉल्यूम है, ये कब तक पब्लिश होने की बात कही जा रही है? मार्च 2022। क्लियर, इस 108 वॉल्यूम 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी कंजूर का मीनिंग क्या? देखिए, मंगोलियन लैंग्वेज में बोला जाता है कंसाइज ऑर्डर। कंसाइज ऑर्डर किसके हैं दोस्तों? ये जो लॉर्ड बुद्धा जी हैं उनके। ठीक है, उनके जो वर्ड हैं, इनको बोला जाता है कंसाइज ऑर्डर। ठीक है, कंजूर का मीनिंग ये है मंगोलिया लैंग्वेज में। क्लियर, अब देख लेते हैं कंजूर जो है दोस्तों, ये हर मोनेस्ट्री, जितनी मंगोलिया में मोनेस्ट्री है, सब में ये रखा गया है। और इसको जो ट्रांसलेट किया गया था दोस्तों, इसको किया गया था तिब्बत से। ठीक है, तिब्बतिन से ट्रांसलेट किया गया था। और कंजूर की एक क्लासिकल मंगोलियन लैंग्वेज है। क्लियर, और इसको देख लेते हैं, 1956 में दोस्तों ये इंडिया में लाया गया था। ठीक है, 1956-58 में इंडिया में इसकी कॉपी लाई गई थी बाय द प्रोफेसर रघुवीरा। क्लियर, तो याद रखिएगा। और जो इसका जो 108 वॉल्यूम में पब्लिश्ड हो चुके हैं पहले दोस्तों। यानी अभी देखिए रिप्रिंट की बात चली है ना। रिप्रिंट का मतलब, इसका मतलब पहले हो चुके हैं। तो रिप्रिंट इसका मतलब पहले जो पब्लिश्ड हुए थे दोस्तों, 1970 के टाइम में हुए थे बाय द प्रोफेसर लोकेश चंद्रा। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम, इनके द्वारा पब्लिश किया गया था। और जो इंडिया में लाया गया था प्रोफेसर रघुवीरा। क्लियर, ये पहले जो प्रोफेसर लोकेश चंद्रा जी हैं, ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। अब देखते हैं, जो मिशन हमने पढ़ा था, जिस मिशन के अंतर्गत ये बनाई जा रही है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट, तो जो रिप्रिंट की जा रही है, तो मिशन क्या है? नेशनल मिशन फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट। ये मिशन चलाया जा रहा है। ये लॉन्च हुआ था दोस्तों 2003 में, फरवरी 2003 में लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो मिनिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म एंड कल्चर। क्लियर, इसका मैंडेट पर्पज क्या है? डॉक्यूमेंटिंग करना, कन्वर्जिंग करना, ठीक है, उसको प्रोडक्ट करना, और इसकी जो नॉलेज है, इसको डिसमिनेट करना, ठीक है, फैलाना। इसका मैन्युस्क्रिप्ट का ये, इस मिशन का ये काम है। क्लियर, अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों, जो भी रेयर्ड मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, ठीक है, रेयर्ड जो बहुत कम देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो उसको, ठीक है, उसको जीवन दान देना, उसको, ठीक है, उसको लाना, उसको उस मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिश करना जो पहले अनपब्लिश्ड है। क्लियर, और उसकी नॉलेज को डिसमिनेट करना फॉर द पर्पज ऑफ द रिसर्च स्कॉलर एंड द जनरल पब्लिक एट लार्ज। क्लियर, तो जो भी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है, उनको पब्लिश करने का काम है। ठीक है, इस मिशन का। और देखते हैं, रिप्रिंटिंग 108 वॉल्यूम की मंगोलियन कंजूर की हो रही है दोस्तों 2022 तक, जैसे पता है आपको। ठीक है, मार्च तक। और इसके जो प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों, अंडर द सुपरविजन ऑफ एमिनेंट स्कॉलर, जैसे अभी हमने नाम लिया था प्रोफेसर लोकेश चंद्रा जी, तो इनके अंडर में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। देखिए इनकी पिक्चर है। क्लियर, तो याद रखिएगा प्रोफेसर लोकेश चंद्र। ठीक है, इन्होंने जो है पहले पब्लिश कर चुका है ये। अब देखते हैं रेवा सोलर प्रोजेक्ट। न्यूज में अभी प्राइम मिनिस्टर जी इसको क्या कर रहे हैं? डेडिकेट कर रहे हैं टू द नेशन। ठीक है, कितने मेगावाट का? 750 मेगावाट का है। ठीक है, और रेवा कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और 10 जुलाई 2020 को, आज के दिन क्या है, इसको डेडिकेट करने वाले हैं। और जो 750 मेगावाट है, ये 3 यूनिट बनाई जा रही है। ठीक है, 250 की।
ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 750 मेगावाट हो गया। तो 3 यूनिट बनाई जा रही है और कहाँ पर, सोलर पार्क है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 1500 एकड़ का है, तो यहाँ पर ये बनाई जा रही है। रेवा प्रोजेक्ट क्या दोस्तों, ये इंडिया में नहीं बाहर भी इसने अपना इनोवेशन दिखा रखा है, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग इनोवेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है, इंडिया एंड अब्रॉड। और इसके जो इसको अवार्ड मिला था फॉर द इनोवेशन के लिए, ठीक है, इनोवेशन एंड एक्सीलेंस के लिए इसको अवार्ड मिला था वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड। ध्यान रखिएगा, इसको अवार्ड मिला वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड। और प्राइम मिनिस्टर जी की एक बुक थी, ए बुक फॉर इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स, इसमें इसको इंक्लूड भी किया गया है। क्लियर। देखिए पहला ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो आउटसाइड द इंडिया काम करने वाला है, मतलब दिल्ली मेट्रो को भी एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। 24% यहाँ से इसको दिल्ली मेट्रो को 24% एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। बाकी जो इसको 76% जो एनर्जी सप्लाइड होगी वो डिस्कॉम ऑफ द मध्य प्रदेश के तहत मिलेगी। क्लियर। अब देख लेते हैं इसका जो, देखिए ये इसमें भी कमिटमेंट करने वाला है। देखिए एक प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है, चल रहा काफी रिन्यूएबल एनर्जी का 175 गीगावाट, ठीक है। यहाँ तक एनर्जी जनरेट करने की बात कही जा रही है बाय द रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर। 2022 तक। तो देखिए इसमें भी पार्टी, ठीक है, इसके लिए फायदा है। दूसरा इंक्लूडिंग द, देखिए 175 गीगावाट का मतलब क्या है, 100 गीगावाट, आपको पता होगा 100 गीगावाट क्या, सोलर एनर्जी, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं, 175 में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी के लिए, क्लियर। और आप कितना बचा, 75, तो 75 में 60, ठीक है, प्लस, ठीक है, 10 + 5, देखिए इस तरह के ब्रेक करेंगे। जो देखिए 100 + 60 + 10 + 5, ठीक है, 175 हो गया। तो 100 गीगावाट जो है दोस्तों सोलर एनर्जी के लिए है, ठीक है। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है, 100 क्या है, सोलर एनर्जी है। और 60 जो गीगावाट है, इसका गीगावाट है, इसका जो है दोस्तों विंड एनर्जी के लिए है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 60 विंड और 100 सोलर एनर्जी और 10 जो है दोस्तों बायो पावर के लिए है, ठीक है, बायो पावर के लिए, बायो एनर्जी के लिए। और 5 जो है दोस्तों हाइड्रो पावर। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, तो इस तरीके से इसमें भी ये काम करने वाला है। देखिए यहाँ पर ये इंडिया हो गया हमारा, ठीक है, ये इंडिया हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, क्लियर, रेवा प्रोजेक्ट। अब एक न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया को इंडिया बात कर रहा है कि इंक्लूड किया जाए मालाबार एक्सरसाइज। काफी न्यूज में रहती है दोस्तों, मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया की अभी मीटिंग चलने वाली है कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड कर लिया जाए। तो अभी पहले से एक्सरसाइज दोस्तों ये देखिए, मालाबार एक्सरसाइज जापान और यूएस, ठीक है, इंडिया किसके साथ अभी फिलहाल में करता है, जो परमानेंट मेंबर है, ठीक है, एक्सरसाइज के, वो है इंडिया, जापान एंड यूएस फिलहाल में, ठीक है। और अभी अगर इसको इंक्लूड कर लेता है इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आ जाएगा, तो 4 मेंबर्स हो जाएंगे इसमें। और एक वर्ड काफी न्यूज में पहले चलता है, क्वाड कंट्रीज। देखिए क्वाड का मतलब काफी न्यूज में था कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है ना, क्वाड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्वाड में आ जाता है, ठीक है। तो क्वाड देख लेते हैं। देखिए ये देखिए यूएसए हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, ठीक है, और जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये कंट्री कही जाती है क्वाड कंट्री, ठीक है। पीछे आपने सुना होगा क्वाड का मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ये देखिए है ना, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ये इसने क्वाड का जा रहा है। तो ये न्यूज में था कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए ये बनाया जा रहा है, क्लियर। तो देख लेते हैं, अभी ये नेवल एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, जो इंडिया और यूएस के बीच में, ध्यान रखिएगा 1992 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखने वाला पॉइंट है ये, काफी न्यूज में रहती है, तो ये ठीक है, ध्यान रखिएगा 1992 में ये स्टार्ट की गई थी। और कौन कौन थे, खाली इंडिया और यूएसए ही थे उस टाइम, क्लियर। फिलहाल में 2015 में जापान को भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है, 2015 में किया गया था। बाकी ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को अभी इंक्लूड नहीं किया गया, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो क्वाड मेंबर वाली कंट्री मालाबार एक्सरसाइज में आ जाएंगी, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंडिया, जापान और यूएस, ठीक है, अभी परमानेंट है फिलहाल में। चलिए देख लेते हैं एनआईए, अभी इन्वेस्टिगेशन की बात करिए, कोई एक, ठीक है, गोल्ड स्मगलिंग का केस है जो केरला एयरपोर्ट में हुआ था, ठीक है। तो उसमें एनआईए इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स ने सिग्नल दे दिए हैं, ठीक है, इस केस को एनआईए में पहुंचाने के लिए, क्लियर। तो ये तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट गोल्ड स्मगलिंग का केस है। तो यहाँ पे कुछ 30 किलोग्राम सीज किया गया था गोल्ड, क्लियर, अनऑथराइज, इलीगल। और ये एड्रेस कर रहा था कंसुलर जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्लियर। तो इसमें एक सस्पेक्ट भी हुए थे, स्वप्न प्रभा
सुरेश, ठीक है, अभी इनकी बात की जा रही है, एंटीसिपेटरी वेल की बात की जा रही है, ठीक है। और ये एम्प्लॉय थी इसकी, ठीक है, किसके अंदर थी, आईटी डिपार्टमेंट ऑफ केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये, ठीक है, एम्प्लॉय थी। चलिए जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है NIA, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, काफ़ी न्यूज़ में रहती है, यहाँ से क्वेश्चन उठने के चांस रहते हैं, NIA है क्या, क्लियर। तो ये पब्लिश की गई थी दोस्तों, ये किसके पर्पस था इसका, कॉम्बैट द टेरर इन इंडिया, इंडिया में जो टेररिज्म है उसको कम करने के लिए इसको बनाया गया था। और जो एक्ट है ये, इसको जाना जाता है सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्लियर। इसका काम क्या है, ये कहाँ देखा, अक्रॉस द स्टेट, जो भी टेरर रिलेटेड एक्ट जो क्राइम हो रहा है, ठीक है, अक्रॉस द स्टेट, ठीक है, हर कहीं जहाँ भी स्टेट में हो रहा है तो सबको विदाउट द स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट, ध्यान रखिएगा स्टेट की कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये अपने हाथों में केस ले सकता है, क्लियर। और जो एजेंसी जो एग्जिस्टेंस में आई थी दोस्तों 2008 में आई थी बाय द एक्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, एक्ट था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, ठीक है, पार्लियामेंट ने इसको पास किया था 2008 में, क्लियर। तो इस एक्ट के तहत ये एजेंसी एग्जिस्टेंस में आई थी और जो फॉर्म हुए थे फाइनली 2009 में आई थी, ठीक है। तो 2009 में ध्यान रखिएगा 2009 में ये बन गई थी एजेंसी, क्लियर। और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में है और इसकी जो ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज ये हैदराबाद है, गुवाहाटी है, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, ये सब इसके ब्रांच है, आपको याद रखने का हेडक्वार्टर, क्लियर। तो न्यू दिल्ली में और फॉर्म कब हुई थी 2009 में, क्लियर। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं दोस्तों, फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल थे वो थे राधा विनोद राजू, क्लियर, ये इसके फाउंडिंग डायरेक्टर थे। और जो प्रेजेंट में जो चीफ हैं इसके NIA के बाईसी मोदी जी, ये देखिए इनकी पिक्चर है, क्लियर। तो ये अभी फिलहाल में इसके चीफ हैं NIA के। अभी न्यूज में कि श्रीलंका और मालदीव जो है अभी फर्स्ट 2 कंट्रीज बन गया है, किससे एलिमिनेट कर दिया, WHO ने अनाउंस किया है कि एलिमिनेट कर दिया इन्होंने, किसको, बोथ रूबेला एंड मीजल्स, ठीक है, खसरा वगैरह जो चेचक वगैरह ये होती है दोस्तों, तो इसमें अभी ठीक है WHO ने अनाउंस कर दिया है कि इन कंट्री ने एलिमिनेट कर दिया है श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। तो अभी WHO ने अनाउंस किया 8 जुलाई को कि श्रीलंका और मालदीव, ध्यान रखिएगा ये 2 कंट्रीज हैं, श्रीलंका एंड, ये देखिए पड़ोसी देश हैं, ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। देखिए यहाँ पे अगर इंडिया अगर हमारा है तो यहाँ पर श्रीलंका है और इस साइड में ये आइलैंड, ठीक है, दोनों आइलैंड है तो मालदीव है, क्लियर। और यहाँ पे अंडमान निकोबार है, क्लियर, इस साइड में। तो ये 2 कंट्री हैं श्रीलंका और, ठीक है, मालदीव। तो इन्होंने अभी एलिमिनेट कर दिया रूबेला वायरस, ध्यान रखिएगा रूबेला वायरस अभी हुआ है, जबकि मीजल्स जो पहले कर चुका है, ठीक है। इसलिए जो है साउथ ईस्ट एशिया की पहली 2 कंट्री है बन गई हैं और श्रीलंका और मालदीव फर्स्ट 2 कंट्रीज फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया ऑफ द WHO, जो WHO की साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं उसके अंडर जो आती हैं उसमें पहली 2 कंट्री बन गई, क्लियर, याद रखिएगा किसके लिए, एलिमिनेट द मीजल्स और रूबेला वायरस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2018 में देखिए 2018 में भूटान, टाइमरलैंड, नॉर्थ कोरिया, मालदीव से 4 कंट्री बन गए थे जिन्होंने मीजल्स खसरा को एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है। और 2019 में श्रीलंका को कर दिया था, श्रीलंका ने कर दिया था, क्लियर। और जो इसका टारगेट है दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया रीजन का जो टारगेट है एलिमिनेट करने का वो 2023 है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। और जो 11 कंट्री कौन कौन सी है जो साउथ WHO में आती है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, वो है दोस्तों इंडिया है, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, टाइमरलैंड से इंडोनेशिया, नेपाल, ठीक है। तो ये 11 कंट्रीज हैं। तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका एंड मालदीव्स इन्होंने अभी फिलहाल में रूबेला को एलिमिनेट कर दिया है, जबकि मीजल्स को जो खसरा को पहले ही एलिमिनेट कर चुका है, क्लियर। अभी कुछ 6 ब्रिज अभी ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनोग्रेट हुए हैं। 6 ब्रिज बनाए गए जम्मू एंड कश्मीर में, और कहां पर बनाए गए, क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, जो भी इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, तो इसके पास में बनाए गए और लाइन ऑफ द कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इस साइड में ये इनको बनाया गया, क्लियर। तो अभी डेडिकेट किया 6 मेजर ब्रिज टू द नेशन, किन्होंने किया रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने, क्लियर, ये इनकी पिक्चर है।
तो अब देख लेते हैं जब ब्रिज क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये कंप्लीट जो हुए थे, देखिए ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन उठता है और अभी हम डिस्कस करेंगे बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। क्लियर, तो ये ठीक है, इसने कंप्लीट किए 6 ब्रिज को बनाया है। और जो इसमें जो 2 ब्रिज हैं ये कहाँ बनाएंगे, तारना नल्ला इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट ये जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे 2 ब्रिज बनाए गए। और जो 4 ब्रिज हैं ये बनाए गए अखनूर पल्लन वाला रोड, ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। 30 से और 300 मीटर तक की इसकी रेंज है और इसकी जो कॉस्ट है 43 करोड़ है। क्लियर, और ये चीज, ये पॉइंट ध्यान रखने का आपका कि जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया कौन से प्रोजेक्ट के तहत किया गया। ठीक है, ये न्यूज में आ जाता है, तो ठीक है, एग्जाम में प्रोजेक्ट संपर्क, ध्यान रखिएगा, बीआरओ का जो है प्रोजेक्ट संपर्क के तहत ये ब्रिज बनाए गए हैं। क्लियर, और जिसको फैसिलिटेट करेगा आर्म फोर्स के लिए और स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंट सेक्टर के लिए। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट संपर्क। चलिए बीआरओ का, ठीक है, बीआरओ काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफी अच्छा काम रहता है इसका। और ये ठीक है, इंडिया में नहीं, आउटसाइड द इंडिया भी इसका ठीक है काम करता है ये। तो ये डेवलप करता है और मेंटेन करता है रोड नेटवर्क, जितनी भी रोड नेटवर्क है उसको डेवलप भी करता है और मेंटेन भी करता है। इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ दोस्तों ये फ्रेंडली नेबर कंट्रीज, क्लियर, इंडिया के बॉर्डर में तो करता ही है, आउटसाइड द कंट्री जो नेबरिंग कंट्री है वहां भी इसका डेवलपमेंट चलता है। क्लियर, अभी फिलहाल में 21 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी जो अंडमान निकोबार है यहाँ पर इसका काम चल रहा है। और जो आउटसाइड द कंट्रीज में काम चल रहा है दोस्तों अभी अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। क्लियर, और इसका जो मेंटेन कंट्री में कितने किलोमीटर रोड है, 32,885 किलोमीटर रोड को मेंटेन करता है। ठीक है, और जो ठीक है जो ब्रिज है 12,200 मीटर परमानेंट ब्रिज को ये हैंडल करता है। क्लियर, प्रेजेंटली क्या दोस्तों, अभी इसका काम चल रहा है रोहतांग पास, इसको बनाने में काम चल रहा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, और 2020 तक ये कंप्लीट होने वाला है। और जो ये देखिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी, जो बीआरओ पूछा जाता है, बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कब बनी थी, कब फॉर्म हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा 7 मई 1960, 7 मई 1960। क्लियर, काफी एग्जाम में आ जाता है ये कि कब स्टेब्लिश हुई थी, 7 मई 1960। और इसके देखिए मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस। क्लियर, इससे पहले जो है ये जो फंड रिसीव करता था ये कहता था मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। क्लियर, तो पहले जो फंड मिलता था इसको इस मिनिस्ट्री से मिलता था, ध्यान रखिए 2 मिनिस्ट्री एक ही है, ये पहले काम करता था, यहाँ से फंड मिलता था मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, अब कंप्लीटली किसके अंडर में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस। क्लियर, और जो इसमें ऑफिसर सेलेक्ट किए जाते हैं दोस्तों, सुना होगा अपना IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो यहाँ से ये मेंबर यहाँ से ऑफिसर लाए जाते हैं और कुछ ऑफिसर यहाँ से आते हैं इंडियन आर्मी कोप ऑफ इंजीनियर, ठीक है, यहाँ से लाए जाते हैं, जो पोस्ट होते हैं GREF, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा इसको। अब आए एक वर्ड है अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। ठीक है, देखिए ये न्यूज में कि अभी किसने लॉन्च किया, क्या है, अमेजोनिया के नाम से समझ सकते हैं आप। ठीक है, अमेजन बेसिन का नाम सुना होगा, ये देखिए ब्राजील, यहाँ पे ब्राजील है, साउथ अमेरिका कंट्री है, साउथ अमेरिका है, ये सेंट्रल है और ऊपर नॉर्थ अमेरिका। क्लियर, तो ये आपका ठीक है ब्राजील है, काफी बड़ी कंट्री है। ठीक है, ब्राजील के फॉरेस्ट वगैरह काफी फॉरेस्ट है यहाँ पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो है इसको अमेजन बेसिन भी बोला जाता है। ठीक है, अमेजन बेसिन ब्राजील में, तो इसी के नाम से ये अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। ठीक है, ये इंटायरली ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से डेवलप किया जा रहा है ब्राजील के ही द्वारा। क्लियर, तो इंटायरली डेवलप्ड बाय द ब्राजील और लॉन्च बाय द, देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये, क्योंकि इसको जो लॉन्च करने वाला है वो इसरो करने वाला। ठीक है, हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये कि जो इसरो है इसको लॉन्च करने वाला है, इसका नाम है अमेजोनिया 1। क्लियर, और ये एक एग्रीमेंट हुआ था 2004 में इंडिया और ब्राजील के साथ। ठीक है, स्पेस के बारे में, इन द फील्ड ऑफ द स्पेस। और जो इसरो विल लॉन्च इसरो और लॉन्च करेगा माइक्रो सैटेलाइट ऑफ ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी। देखिए वहां की स्पेस एजेंसी भी है ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी, तो इसे एक माइक्रो सैटेलाइट भी है इसरो लॉन्च करने वाला है। क्लियर, और अभी देखिए फिलहाल में जो अमेजोनिया था, पहले इसका ये लॉन्च करने वाला था अपनी ही सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, क्या नाम था इसका, व्हीकल VLS-1 2018 में, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये लॉन्च नहीं कर पाया। तो इसने ये प्रोजेक्ट कौन लॉन्च कर रहा है, इंडिया लॉन्च कर रहा है इसरो के द्वारा थ्रू द PSLV। ठीक है,
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक GSLV होता है इंडिया के पास, ठीक है, एक PSLV होता है, ये पोलर के लिए हो गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, और GSLV जियो सिंक्रोनाइज हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पर है, आपको पता है सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में, तो वहां से ये लॉन्च होने वाला है, क्लियर। और बाकी जो अमेजोनिया फर्स्ट ये ज्वाइन करने वाला है चाइना ब्राजील अर्थ, ठीक है, रिसोर्स सैटेलाइट प्रोग्राम को आगे ये ज्वाइन करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसको इसरो लॉन्च कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसरो, काफी न्यूज में रहता है और इससे आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन ठीक है मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो काफी सारे फैक्ट हैं डायरेक्ट इसके आ जाते हैं, इसरो के बारे में जान लेते हैं। काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि ये इसरो क्या है दोस्तों, ये स्पेस एजेंसी है, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और हेडक्वार्टर यहाँ पर इसका बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसका विजन क्या है, हार्नेस द स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, क्लियर। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए कितनी स्पेस टेक्नोलॉजी को हार्नेस किया जाए, ये इसका पर्पज है। वाइल परस्यूइंग द स्पेस साइंस एंड, और स्पेस साइंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए इसका मोटिव है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, आप देखिए इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इन कॉस्पर, क्लियर, ये स्टेब्लिश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी 1962, ठीक है। और किसके तहत किसने अरेस्ट किया था, साइंटिस्ट है विक्रम साराभाई, ठीक है। और जो इन कोर्स पर देखिए प्रोजेक्ट का नाम रखना है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये कब हुआ था 1962 में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इन कोर्स पर को जो बाद में इसका नाम चेंज कर दिया था, इसे डेवलप किया था इसरो के रूप में 1969 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब देखिए काफी इसमें कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, उस टाइम जो था ये जब बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर था। अभी हम देखेंगे अब किसके अंडर में, क्लियर, ध्यान रखिएगा 1969 में। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है स्टेट बेसिस में आया हुआ है कि जो स्पेस प्रोग्राम है इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन था मान लो कि 1962, 1969, ठीक है, 1969, और भी ऑप्शन थे 1975। तो देखिए कंफ्यूजन के लिए देखिए ये डाल दिया था 1969 और 1962। तो ज्यादातर क्या पता रहता कि इसरो कब लॉन्च, इसरो कब बना था, इसरो बना था 1969 में, तो ज्यादातर ऑप्शन ज्यादा करेक्ट कर देते 1969 नहीं, स्पेस प्रोग्राम हमारा पहले स्टार्ट हो गया था 1969 में, उसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए मिस्टेक होती है, काफी सारी गलती करते हैं, और ऑप्शन पर क्या लगाते हैं 1969 नहीं 1962। जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था 1962 से स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत, नेशनल इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ध्यान रखिएगा, क्लियर। बाद में इसरो इसका नाम चेंज किया था 1969 में, ठीक है। तो इसरो जो फाउंड हुई थी दोस्तों 1969 में हुई थी, मगर जो स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था 1962 में, तो ध्यान रखिएगा। और पहले जो थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में थे, अभी देखते हैं किसमें। फिर 1972 में एक स्पेस कमीशन बनाया गया, स्पेस कमीशन कब बनाया गया 1972 में, ध्यान रखिएगा 1972 में स्पेस कमीशन। फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ब्रिंग इसरो अंडर द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो इसरो बाद में किस में ला गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ध्यान रखिएगा। तो पहले डिपार्टमेंट में था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, फिर 1972 में जब स्पेस कमीशन बना दिया गया, तो 1972 के बाद में जो इसरो लाया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो 1972 से पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर वर्क करता था इसरो, और 1972 के बाद जब डिपार्टमेंट ऑफ कमीशन जब बना दिया गया तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर वर्क करता है, क्लियर। तो ये चीज पॉइंट काफी इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा। और बाकी देख लेते हैं। और इंडिया का देखिए पहला सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था आर्यभट्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था, बट ये लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन 1975 में। देखिए आर्यभट्ट जो आया था इंडिया का तो था, मगर 1975 में आया था, जो लॉन्च किया गया था देखिए सोवियत यूनियन, इंडिया ने लॉन्च नहीं किया था। अब ये क्वेश्चन देखिए कंफ्यूजन के लिए डाल देते हैं, जो इंडिया ने लॉन्च किया था वो था दोस्तों फर्स्ट सैटेलाइट, वो था रोहिणी 1980 में, क्या था रोहिणी, क्लियर। देखिए यहां से ठीक है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखेगा, जो फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट तो था, मगर लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने। मगर क्वेश्चन ये आया था कि जो इंडिया ने लॉन्च किया फर्स्ट सैटेलाइट वो है रोहिणी 1980 में, और जो लॉन्च जो व्हीकल थी दोस्तों इंडियन मेड थी, कौन सी थी
इंडियन मेंस लॉन्च व्हीकल SLV-3, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अभी देखिए बाद में इसरो ने डिवाइड कर दिया रॉकेट को, ठीक है। देखिए PSLV, ठीक है, GSLV नाम सुना होगा। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करता है पोलर ऑर्बिट में। क्लियर। तो पोलर सैटेलाइट जैसे नाम है पोलर, तो पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो GSLV है दोस्तों, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये किसमें सैटेलाइट लॉन्च करता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। तो ध्यान रखिएगा। तो एक तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए GSLV और PSLV पोलर ऑर्बिट के लिए, ठीक है। अब न्यूज में था चंद्रयान 1, चंद्रयान अभी 2 था, ठीक है, वो भी लॉन्च हुआ था, कुछ फेलियर हो गए थे। बाकी चंद्रयान 1 जो हुआ था स्टार्ट 2008 में हुआ था, ठीक है। तो इसने चंद्रयान 1 2008 में स्टार्ट किया था। और मार्स ऑर्बिटल मिशन भी, ठीक है, सक्सेसफुल रहे थे। 2013 में 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया था। और बाकी इंटर कर गया था मार्स ऑर्बिट में 24 सितंबर 2000। देखिए ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जो मार्स मिशन है कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013। और जो मार्स ऑर्बिटर में पहुंच गया था 24 सितंबर 2014 को। क्लियर। तो काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको याद रखिएगा, इसरो को। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको, ठीक है, इसकी टेलीग्राम की लिंक दी होगी, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको एकदम फ्री PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये सब्सक्रिप्शन का बटन है, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।